अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे वेब टेक्नोलॉजीज़ का ओवरव्यू कि वेब टेक्नोलॉजी है क्या, और ब्रीफली हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे इसमें। व्हाट आर वेब टेक्नोलॉजीज़? वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या चीज़? वेब टेक्नोलॉजीज़ आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि वेब टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनकी बेस पे हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। किस पे? इंटरनेट पे। ठीक है, तो इस टर्म को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं, एक वेब और एक टेक्नोलॉजी में। वेब क्या है? ये www जो वेब बनी थी, वर्ल्ड वाइड वेब, जो बर्नर्स ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स ली, इसने 1989 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो दिस इज़ वेब, जिसके ऊपर हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है? वो ज़राए जो हम यूज़ करते हैं ये जितने भी रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। ठीक है, एक यानी कि मीडियम हमें दे दिया गया ये www के थ्रू, और उस मीडियम को हमने यूज़ जिन टूल से करना है, जिन टेक्निक से करना है, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि काफ़ी वसी है ये फील्ड वेब की, ठीक है ना, सो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मोस्ट पॉपुलर जो हैं, जो हर कोई यूज़ करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो 9 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है कि द बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स को हम पहले इसमें देखेंगे। इसमें वेब ब्राउज़र्स हो गए, कुछ वेब डेवलपमेंट का बता दिया गया। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स जो कि डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। उसके बाद डेटाबेसेस जो कि जनरली यूज़ होती हैं डाटा स्टोर करने के लिए। फिर डाटा फॉर्मेट्स, कि डाटा किन फॉर्मेट में हमें मिलता है, ठीक है, वेब पे। एंड उसके बाद आईडीज़ करेंगे, यानी कि कोडिंग वगैरह जिस पे हम कर रहे होते हैं, या टेक्स्ट एडिटर्स। जिस तरह हमने HTML का कोड किया तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर HTML किया हमने। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स इसी पे हमने बनाए हुए हैं, प्रोटोकॉल्स के ऊपर के वेब या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स, ऑडियो विजुअल, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। फिर कुछ और चीज़ें। सबसे पहले हैं वेब ब्राउज़र्स, या फिर इनको ब्राउज़र्स भी हम कहते होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? ताकि हम व्यूअर देख सकते, क्लाइंट देख सके कि ये वेब के ऊपर क्या चल रहा है। ठीक है, वेबसाइट सब इसमें ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कहाँ पे होता है? क्लाइंट साइड पे होते हैं ये ब्राउज़र्स चल रहे हैं। और जब भी कोई आप इसमें URL लिखेंगे एड्रेस बार में, तो कोई ना कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जनरली आपको पता ही है। पॉपुलर कौन से हैं? गूगल क्रोम है सबसे पहले, उसके बाद फायरफॉक्स है, उसके बाद एज है, उसके बाद ओपरा, बाद में क्रोमियम, बाद में विवाल्डी, बाद में टॉर्च, ठीक है, और ब्रेव। टॉर्च, आई थिंक टोर है या टॉर्च, आई थिंक आई शुड रिमूव। हाँ, टोर है, टॉर्च नहीं, टोर है। ये डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। और इसमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें हम टूल्स भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे। और जो वेब डेवलपमेंट है उसे हम दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जो हमें नज़र आ रहा होता है ब्राउज़र के ऊपर यूज़र को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने गूगल को ओपन किया, जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या? ये फ्रंट एंड है। बैक एंड, बैक एंड क्या होता है? वो सारा कुछ जो सर्वर साइड पे चल रहा होता है। फ्रंट एंड क्लाइंट साइड पे होता है, बैक एंड सर्वर साइड पे होता है। और इसमें क्या क्या हो रहा होता है कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रही होती है, और सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, काफ़ी कुछ इसमें चल रहा होता है, और कोडिंग हो रही होती है। ठीक है,
जबकि सारा जो व्यू है वो यहाँ ब्राउज़र के ऊपर हमें क्लाइंट साइड पे मिल रहा होता है। उसको फ्रंट एंड कहते हैं और बैक एंड जो बैक पे जितनी फंक्शनैलिटी उसके हो रही होती है। डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो वेब डिज़ाइन जो होता है ये करने वाला काम, ये फ्रंट एंड होता है, और वेब डेवलपमेंट जो होता है ये बैक एंड होता है। ठीक है, सो क्या क्या शामिल चीज़ होती है फ्रंट एंड में? क्लाइंट साइड, यानी कि हम लोग यूज़र्स जो यूज़ कर रहे होते हैं ब्राउज़र वगैरह को। ठीक है, फिर वेबसाइट डिज़ाइन भी हो जाता है कि हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी फ्रंट एंड का ही काम है। बाद में है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस होता है कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक वगैरह को ओपन करेंगे, या फिर मैं क्लास आपकी ओपन करता हूँ यहाँ से, ये 6 सेमेस्टर आपका, अब ये जो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस है, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ उन सारी चीज़ों के साथ, ये यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, वो एक ज़रा बड़ी टर्म है, उसमें और भी काफ़ी कुछ शामिल हो जाता है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह सारा कुछ शामिल होता है उसमें। और टेक्नोलॉजीज़ जो कि इन चीज़ों के लिए काम आती हैं वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह के लिए, ठीक है, वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एजेक्स। उसके बाद बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड क्या है? सर्वर साइड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल वालों ने सर्वर रखे हैं बड़े बड़े, और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है उनमें, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो गूगल वाले होंगे, वो हैं सर्वर साइड। डेटाबेसेस यानी कि स्टोरेज के लिए उन्होंने डेटाबेसेस बनाई हुई हैं। ठीक है, हार्ड वगैरह जो भी उनकी यूज़ हो रही हैं उसमें कोई ना कोई डेटाबेस इन्वॉल्व है और डाटा उसमें स्टोर हो रहा है। फिर सर्वर्स यानी कि जो उन्होंने सिस्टम रखे होते हैं उन्हें सर्वर्स कहते हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस होते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ हो रही होती हैं? ठीक है, वेबसाइट्स के बैक एंड पे PHP, जावा, पाइथन, रूबी, डॉट नेट, इनमें से कोई ना कोई यूज़ हो रही होती है। फ्रंट एंड जो है उसमें HTML, ये यानी कि लाजम है, HTML तो हर जगह ये यूज़ हो रही होती है फ्रंट एंड में। ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा होता है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके ऊपर हमने वीडियोस भी 2 आई थिंक बनाई हुई हैं, एंड ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बना दी है वेबसाइट का। ठीक है, और CSS जो है ये क्या करती है? ये खूबसूरती लाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट में, क्योंकि स्टाइलिंग हुई हो, अच्छी लगे देखने में। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर सकती हैं, कोई फ्रंट एंड के लिए यूज़ हो रही है, कोई बैक एंड के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, इस तरह चलता होता है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा, रूबी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, रिएक्ट, लारावेल, नोड.js, एंगुलर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। जावा है, वो 1991 में बनाई गई थी, जनरल पर्पस, यानी कि आम तौर पे इस पर हम डेस्कटॉप एप्स वगैरह बनाते होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस का ये मतलब समझ लें कि हर तरफ काम कर सकती है ये लैंग्वेज, डेस्कटॉप के लिए या वेब के लिए। और इसमें फीचर्स काफ़ी सारे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ये पोर्टेबिलिटी होती है, सिंटैक्स सिंपल होता है इसका, लर्नेबिलिटी यानी कि आप सीख सकते हैं इसको ईजिली, रोबस्ट होती है। और वेब डेवलपमेंट में ये कहाँ यूज़ होती है? ये सर्वर साइड पे यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद जावा स्क्रिप्ट है, ये सबसे फेवरेट है, जितने भी वेब डेवलपर्स हैं 1995 में आई थी ये, फेवरेट है तमाम डेवलपर्स के लिए, और इसमें आप काफ़ी काम कर सकते हैं इसमें। और जब ये आई थी इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, ठीक है, वेब को, इंटरेक्शन वगैरह हम कर सकते थे इसमें काफ़ी। और जावा स्क्रिप्ट को हम पहले पहले तो होता था कि फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते होते थे, लेकिन फिर काफ़ी फ्रेमवर्क्स आ गए जो आगे जाके हम देखेंगे। सो उसमें जावा स्क्रिप्ट इन्वॉल्व हो गई, और ये फिर बैक एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ होने लग पड़ी। चलो इसलिए ये दोनों काम करने की सलाहियत रखती है। फ्रंट एंड कोई डायरेक्टली हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन बैक एंड है उसमें कोई ना कोई चीज़, कोई फ्रेमवर्क अटैच करना पड़ता है, तब जाके हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर पाइथन है, पाइथन काफ़ी पॉपुलर रही है,
ठीक है, अभी भी पॉपुलर है ये, और सबसे ईजीएस्ट कहने की लैंग्वेज ये है सीखने के लिए, जो कि 10 लाइन ऑफ कोड्स को 2-3 में ही आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वर साइड पे काम करने के लिए इसे एक फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है, या तो जेंगो या फ्लास्क का। ठीक है, फिर ये सर्वर साइड पे काम कर सकती है। उसके बाद PHP है, सबसे यूज़ होने वाली ये लैंग्वेज है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम है इसका, लेकिन वैसे PHP बोला जाता है ज़्यादा। तो PHP का ये है कि लाइट वेट है, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर ले इसको, कंपनी कोई मसला नहीं। एंड ये सर्वर साइड के लिए यूज़ होती है, और मोस्टली वेबसाइट्स इस पर बनी हुई थी, अभी भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन मोस्टली जो वेब है वो PHP बेस्ड है। फिर रूबी है, मिड 90s में ये आई थी, और आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रही थी ये। ठीक है, और ट्विटर, शॉपिफाई वगैरह इसमें बनी हुई हैं, और इसे भी सर्वर साइड पे काम करना होता है, बैक एंड पे, यानी कि। ठीक है, एंड इसको भी कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है, और ये जो फ्रेमवर्क यूज़ करती है ये है रूबी ऑन रेल्स, ये फ्रेमवर्क का नाम है। इसको यूज़ करते हुए फिर हम यूज़ करते हैं रूबी को। फिर एप्पल की तरफ से है ऑब्जेक्टिव सी एंड स्विफ्ट। ऑब्जेक्टिव सी जो है ये भी जनरल पर्पस थी, एंड स्विफ्ट भी। ऑब्जेक्टिव सी जो है इसका कह लें कि टाइम चला गया, लेकिन कई जगह पे यूज़ हो जाती है, लेकिन इसकी जगह ले ली स्विफ्ट ने। ये भी ऐसी है, लेकिन स्विफ्ट बेटर है इससे, और स्विफ्ट जो है C++ के सिंटेक्स को ही फॉलो करती है मोस्टली, और काफ़ी तेज़ी से स्विफ्ट पॉपुलर हो रही है। ठीक है, ये मैक या iOS के लिए भी यूज़ होती है, एंड वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो रही है अभी ये, और ओपन सोर्स है ये, इसको कोई भी यूज़ कर ले। ठीक है, इसके बाद है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? एक स्केलेटन सा होता है जिसमें रह के आपने काम करना होता है, और इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने कोडिंग करनी होती है। और अगर तो आप उन रूल से वाकिफ़ हो जाएं, ठीक है, कि किस तरह कोड लिखना है, तो आपका अगर 50 लाइन ऑफ कोड्स आप लिखते हैं किसी आम लैंग्वेज में, लेकिन आप फ्रेमवर्क के थ्रू यूज़ करते हुए आप वही काम कहने के 10 लाइन ऑफ कोड में शायद कर लें, या उससे भी कम में। सो फ़ायदा होता है काफ़ी, लेकिन ये इसमें आपको एक लिमिट होती है कि उसके अंदर रह रह के काम करना होता है। ठीक है, और इनके रूल्स को फॉलो करना होता है। फ्रेमवर्क्स जो पॉपुलर हैं, व्यू है, ठीक है, एक्सप्रेस, रिएक्ट, एंगुलर, जेंगो, फ्लास्क, लारावेल, रूबी ऑन रेल्स, कैटलिस्ट या कोको। एंड लैंग्वेजेस जो इनमें यूज़ हो रही होती हैं, व्यू में जावास्क्रिप्ट है, एक्सप्रेस में जावास्क्रिप्ट, नोड.js के अंदर भी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, रिएक्ट इसमें जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर में जावास्क्रिप्ट है, जेंगो में पाइथन है, फ्लास्क में पाइथन है, लारावेल में PHP है, रूबी ऑन रेल्स में रूबी यूज़ हो रही है, कैटलिस्ट में पर, एंड कोको में स्विफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क जितने भी हैं ये एक तरह का स्केलेटन फॉर्म करते हैं, और पीछे इनके ये लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आपने फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। फिर डेटाबेसेस हैं, डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है अपने वेबसाइट वगैरह का। सो डेटाबेसेस जो मोस्टली यूज़ होती हैं वेब के लिए, उसमें MySQL है, SQL सर्वर है, पोस्टग्रेड है, ओरेकल है, मोंगो है, रेडिस है। फिर डाटा किस फॉर्म में हमें वेबसाइट वगैरह से मिल सकता है। ठीक है, APIs वगैरह होती हैं, उन डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिल सकती हैं हमें। फॉर एग्जांपल हम वेदर वगैरह चेक करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड पिछला साल का कि क्या सिचुएशन रही है, तो हम किसी वेदर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से हम API रिक्वेस्ट करेंगे उससे कि हमें दें। तो API काफ़ी फॉर्मेट्स में हो सकती है। ठीक है, मोस्टली जो होंगी CSV, XML या JSON, यहाँ बनी नहीं हुई तस्वीर उसकी कोई, लेकिन उसमें होंगी। कुछ जो हैं शायद टेक्स्ट में भी देते हैं, लेकिन लगता तो नहीं, बट मोस्टली आपका होगा CSV, XML या JSON। सो XML
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती रही है डाटा फॉर्मेट के तौर पे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी कम हो गई है और सारे जो हैं शिफ्ट हो गए हैं जेसन के ऊपर। एक्सएमएल जो था इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही था जैसे एचटीएमएल का होता है, और इसमें अपनी मर्ज़ी से हम टैग्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करना कॉम्प्लेक्स था एक्सएमएल को। फिर जेसन आ गई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, एंड जेसन जो जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे उनके लिए इजी हो गया, तो जल्दी से जेसन को अपना लें, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो प्रोसीजर्स हैं इतने कम्प्लेक्स नहीं होते जितने एक्सएमएल में होते हैं डाटा को रिट्रीव करने में, ठीक है, इसलिए मोस्टली जो लोग हैं वो जेसन को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आईडीई एंड टेक्स्ट एडिटर्स। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर्स जो होते हैं वो टेक्स्ट को एडिट करते होते हैं, ठीक है, जिस तरह नोटपैड हो गया, ये दूसरे कुछ आगे जिक्र करेंगे हम। आईडीई जो है वो कंप्लीट एक सेट होता है टूल्स का, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे टूल्स का, जिसमें इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं, कंपाइलर भी होता है, डिबगिंग भी होती है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी होती है, और ऑटो कंप्लीट भी फीचर्स आईडीई में होता है, और भी इसके अलावा ये तो जनरल एक बताए गए हैं। सो पॉपुलर जोन से हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, ये सिंपल विजुअल स्टूडियो जो अल्टीमेट एडिशन या प्रोफेशनल एडिशन होते हैं ये वो है। एंड प्रोज, खूबियाँ इसकी, कॉन्स, खामियाँ, ठीक है, फंक्शनैलिटी इसकी काफ़ी सारी है, वर्क फ्लो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी टू यूज़ है विजुअल स्टूडियो, लेकिन क्या कॉस्टली काफ़ी और हैवी है, यानी कि आपको सिस्टम अच्छा चाहिए इसके लिए। फिर इसी तरह ही वेबस्टॉर्म भी है, इसके भी कोई ना कोई अपने फीचर्स हैं। एंड कोड रिफ्रैक्टिंग सपोर्ट करता है। ये क्या है कि आपने कोड कोई लिखा है, ये आपको सजेशन देगा, नहीं इस तरह नहीं इस तरह लिख लें, या स्ट्रक्चर बेटर कर सकता है ये आपके कोड का, ठीक है। इंटेलिजेंट ऑटो कंप्लीट ये अच्छे तरीके से कर सकता है कि कुछ आप लिख रहे हैं साथ ही सजेशन दे दें कि ये तो नहीं आप लिखना चाह रहे कहीं, ठीक है। और भी फीचर्स हैं इसके, और खामी इसकी ये है कि मेमोरी यूजेज ज़्यादा है इसका काफ़ी। फिर है सबलाइम टेक्स्ट, एक बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है और हो रहा है, ठीक है। ये इसको वैसे तो हम आईडीई नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल हो तो आईडीई जैसा काम कर सकता है ये लाइट वेट होता है एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं काफ़ी, लेकिन इसमें फ़ीचर्स जो हैं एडवांस नहीं होते जो कि आईडीई में होने चाहिए, ठीक है। लाइट वेट अगर जितने भी हैं टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह लाइट वेट अगर हैं तो इसका मतलब है कि उनमें एडवांस्ड फीचर्स नहीं है, एक सिंपल रूल समझ लें। इस तरह विजुअल स्टूडियो कोड है, इस पर हमने काम किया हुआ है, ये भी हम कह नहीं सकते ये विजुअल स्टूडियो का मुकाबला नहीं कर सकता, सिंपल जोन सी बात है। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें हमें अलहदा से एक्सटेंशन, अलहदा से कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ करने पड़ते हैं, बेशक हम पाइथन पे काम कर रहे हो, सी शार्प, सी प्लस प्लस, गो या किसी और भी लैंग्वेज वगैरह पे, उसको फिर हमें कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है, इसमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है, फिर जाकर ही काम होते हैं। है ये फास्ट, ओपन सोर्स है, इसमें हम फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं एक्सटेंशन यूज़ करके, लेकिन एक लिमिट होती है कि हम इसको भर सकें, ठीक है। और मेमोरी काफ़ी लेता है ये, और एडवांस फीचर्स भी इसमें नहीं हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। एडवांस फीचर्स किस तरह के? फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा है, आप देखना चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल ने कितनी जगह ली है मेमोरी में, कितने बिट्स लिए हैं, ये आप यहाँ नहीं काम कर सकते, ठीक है। जबकि उनको यूज़ करते हुए जो फुल कंप्लीट आईडी जो हैं ऊपर कुछ डिस्कस हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मेमोरी में आपकी रैम में जगह ली गई है, कितने बिट्स लिए, क्या वैल्यू है, लेकिन यहाँ नहीं आप कर सकते इस तरह के काम एडवांस। उसके बाद ब्रैकेट है, ये भी इस तरह का ही है, ये भी लाइट वेट है। ये आगे सारे मिलते जुलते हैं, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, ब्रैकेट हो गया, या इससे आगे बल्कि ब्रैकेट तक, ठीक है। उसके बाद
नेट बीन्स है, ये भी एक अच्छा आईडी है, इसमें भी काफ़ी सारी लैंग्वेज में सपोर्ट है और ये भी हैवी है, ठीक है, पावरफुल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप विंडोज़ में यूज़ करें या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं इसको। फ्री है, प्लगइन्स वगैरह काफ़ी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्लोज डाउन ओकेजनली, स्लो भी हो जाता है क्योंकि ये हैवी है। ये आईडी ये कंप्लीट है क्या, ठीक है, ये इनकी तरह टेक्स्ट एडिटर नहीं है। अच्छा, आईडी और टेक्स्ट एडिटर में फ़र्क क्या है? A simple answer is that an ID is in essence a text editor। कि ID वैसे तो आम एतबार से देखें तो टेक्स्ट एडिटर होता है, लेकिन फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें डेवलपमेंट के, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है वो सिर्फ या तो CSS, HTML या जावास्क्रिप्ट इस तरह की चीज़ें उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। लेकिन आईडी में हम सारा कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। कोई कोडिंग की टेस्टिंग कर रहा है, कोई कोड लिखा है, कोई रन कर रहा है, सारा कुछ हम एक आईडी में कर सकते हैं। हम टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, उसमें हम एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी उसकी, एक्सटेंशन वगैरह करके। एंड आप चाहें तो नोटपैड में भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोड लिखना ही आपका है काम। लेकिन फुल आपने फ़ायदा उठाना है अगर डेवलपमेंट का, हार्डकोर कह लें डेवलपमेंट करनी, तो आईडी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये एक सिंपल रूल है। उसके बाद है प्रोटोकॉल्स। ये हमने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस का सेक्शन किया पूरा, ठीक है, कि प्रोटोकॉल्स हैं क्या, किस तरह काम करते हैं प्रोटोकॉल्स। सो प्रोटोकॉल्स जो हैं रूल्स हैं, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है वेब के ऊपर। फॉर एग्जांपल HTTP हमने किया था कि किस तरह रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, किस तरह रिक्वेस्ट जो है वहाँ से आती है, यानी कि रिस्पॉन्स किस तरह आता है हमारे पास। और ये भी हमने नॉर्मल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये वाले जो हमने किए हुए हैं, स्वाय लास्ट वन के, बाकी सारे हमने देखा हुआ है कि क्या फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे होंगे, कई इस तरह के आइकन्स भी बने होंगे, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये, और इससे मैसेज कन्वे हो सकता है। अच्छा, कि बजाय हर जगह हम टेक्स्ट लिख रहे हैं हम ग्राफिक डाल दें वहाँ पे, ठीक है। गूगल वालों ने भी कई दफ़ा कोई चीज़ एनिवर्सरी वगैरह मना रहे हो किसी की, सो वो भी ये डूडल्स देखें, ये ग्राफिक्स होते हैं, इनका यूज़ कर रहे होते हैं, जल्दी से मैसेज कन्वे हो जाता है एक, ठीक है, इनके थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू। और एक वेबसाइट है ये अवार्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिनके कंपटीशन होते हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, इनके ग्राफिक्स भी आप चेक कर सकते हैं, और कौन सी ज़्यादा अच्छा एक मैसेज कन्वे कर रही हैं आपको। सो जो आपके क्लाइंट्स वगैरह हों, ठीक है, वो जब आपको कहीं को भी अच्छी वेबसाइट बनाओ तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और किस तरह के ग्राफिक्स यूज़ किए हैं उन्होंने, क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। सो इसलिए भी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। सो ग्राफिक्स जो हैं, एक तो कैनवस है एबिलिटी जो हमें मिलती है HTML के थ्रू, इसमें हम ड्रा कर सकते हैं कुछ, ये मैंने लिंक दिया, इसको ओपन करते हैं। ये ना जावास्क्रिप्ट इसके पीछे चल रही होती है, स्क्रिप्टिंग चल रही है, एंड उसका यूज़ करते हुए हमने ये ग्राफिक एक बनाया है, ये रेड सा है, ये आई थिंक रेक्टेंगल, एंड इसके बाहर भी एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। सो ये हमने फंक्शनैलिटी इसके थ्रू की है, चेंजिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये कैनवस है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा HTML कोड, कैनवस यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर हम कोडिंग करके जावास्क्रिप्ट की ग्राफिक्स बना सकते हैं। एक तो इस तरह के ग्राफिक्स हैं, एक SVG हैं जो कि वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, ये जितना मर्जी इनका साइज इंक्रीज कर दें इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें आप,
इस तरह के आपने देखे होंगे कि होवर किया मैंने और मूव हो रहे हैं, ठीक है। और इन ग्राफिक्स को आप जितना मर्जी साइज इनका इंक्रीज कर लें, इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी। देखिए एसवीजी होते हैं ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, एंड इसके बाद वेब जीएल, वेब ग्राफिक्स लाइब्रेरी है ये, और इसमें हम 2D एंड 3D काम कर सकते हैं। कैसे अभी देखते हैं एग्जांपल्स कुछ इनकी। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स है काफ़ी सारी। थ्री डी में यानी कि काम किया हुआ है इसको यूज़ करते हुए इन्होंने। ओपन जीएल शायद आपने सुना हो, ठीक है, लफ्ज़ उसमें 3D में काम हो रहा होता है। सो उस जैसे कॉन्सेप्ट है इसका वेब जीएल का। ये यहाँ पे घास है, ठीक है, एंड और भी इसके अलावा आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। हम किसी ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, गिटहब पे डाला हुआ है, अभी लोड हो रहा है, देखते हैं। ये मेरा प्लेयर अब मूव हो रहा है खुद, ठीक है। ये सारा काम उसने किसमें किया है, वेब जीएल में। इसको मैं बंद करता हूँ। सो तीन तरह के आपने देख लिए, ठीक है। कैनवस के थ्रू किस तरह ग्राफिक्स बनाते हैं, एक एसवीजी के थ्रू एंड वेब जीएल के थ्रू। इसके अलावा क्या है, इनको आपने यूज़ नहीं करना तो आप खुद से कोई जेपीजी या पीएनजी फोटोशॉप वगैरह में तस्वीर बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो वाले ग्राफिक्स होते हैं। उसके बाद है सी एम एस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऐड, पब्लिश, मॉडिफाई, यानी कि पूरा वेबसाइट बनाने, बनी बनाई वेबसाइट आपके पास होती है, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये कह लें, ठीक है। आपको एबिलिटी देती है जिस तरह वर्ड प्रेस है, ठीक है। CMS provides an intuitive and user-friendly way to manage websites, ठीक है, without any hassles by user, यानी कि आपको कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़नी, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप वेबसाइट वगैरह पे काम चला सकते हैं। कुछ में कोडिंग करनी पड़ेगी लेकिन मोस्टली नहीं करनी पड़ती। CMS हैव सिंप्लीफाइड कंटेंट एंड वेबसाइट मैनेजमेंट, ठीक है। वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं इसमें, वाइल प्रोवाइडिंग रोबस्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इसमें होती है, एसईओ भी कर सकते हैं इसमें आप, और ऑटोमेटिक फीचर्स और होते हैं इसमें, और फ्लेक्सिबल होती है, इसमें प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। किसी ने आप में से वेब वर्डप्रेस पे काम किया हो, या वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह की हो, या ब्लॉगिंग वगैरह वर्डप्रेस के थ्रू कोई करता हो, या कोई ब्लॉगर ही यूज़ करता हो, सो उन्हें आइडिया होगा इस चीज़ का। पॉपुलर जो CMS हैं, वर्डप्रेस है, ड्रूपल, जुमला, स्क्वेयर स्पेस, विक्स, मैग्नोलिया, हब स्पॉट, अडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर, मैजिंटो, शॉपिफाई, वीबली, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने लिंक भी दिया हुआ है, ये भी देख लें, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने लिंक दिया है मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी कैटेगरी में नहीं थी आ रही, एक है पर्ल एंड CGI। पर्ल क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी एंड बेसिक के ऊपर काम करती है, एंड HTML को यूज़ करती है साथ में ये, और माई सीक्वल या ओरेकल के साथ कनेक्ट हो सकती है, डेटाबेसेस के साथ ही है। और एक किस पे काम करती है, CGI, ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है इसमें, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि HTTP रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है ये CGI। सो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, लेकिन
क्या लें कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इसके साथ। उसके बाद एक है जिस तरह HTML था उस तरह मैथमेल भी होता है। ये क्या है कि मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज, और मैथ्स वगैरह आपने कई दफ़ा सॉल्व करना हो तो वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या चल रहा होता है, मैथ एम एल चल रही होती है, यानी कि इक्वेशन वगैरह सॉल्विंग वगैरह करनी हो। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी ये है कि वुल्फ्रेम अल्फ़ा, ठीक है, ये आपने अगर कभी वेबसाइट यूज़ की हो, ये लिंक मैंने दिया है, इसमें आप बिल्कुल लाइव करके देख लेते हैं। कोई इक्वेशन आपकी किताब में हो, आप पहले डिस्क्रीट मैथ वगैरह पढ़ चुके होंगे या अभी कुछ पढ़ रहे होंगे मैथ्स आप, तो इसमें आप एग्जैक्टली सिंबल्स वगैरह डाल के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 करता हूँ, ठीक, खुद से मैंने कोई इक्वेशन अभी से बनाई है, अल्लाह जाने ठीक है कि नहीं। लेट्स सी, एंटर किया मैंने एंड सोल्यूशन ये देखें यहाँ पे इसने मुझे दे दिया 4/3, और एक ग्राफ्स प्लॉट्स वगैरह सारा कुछ मैथमेटिकल जो भी चीज़ थी उससे रिलेटेड सारा कुछ मुझे ये फ्राहम कर रही है वेबसाइट, ठीक है। सो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 करूँ तब क्या होता है, ठीक है, फिर भी सोल्यूशन मुझे दे रही है। मैंने कई दफ़ा क्या किया हुआ है कि यहाँ आप डेरिवेशन इंटीग्रेशन वो भी यहाँ पे आप सिंबल्स अटैच करके यहाँ पे आप काम कर सकते हैं अपना, और आंसर्स मिलते जाएंगे। सो इसके पीछे क्या चल रहा है, मैथ एमएल यूज़ हो रही है इसके पीछे। और फाइनली अब इख्तिताम पे आ गए हम इस ओवरव्यू के। इसमें बताया गया कि बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास पहले, ठीक है, कि वेबसाइट किस तरह ऑनलाइन आप करते हैं, जो टर्मिनल यूजेज है किस तरह आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, गिट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज किस तरह यूज़ करते हैं, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है, HTML शामिल है, CSS3, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, Vue, रिएक्ट, एंगुलर, jQuery वगैरह, ठीक है। जो रिएक्ट है वो इस वक्त आई थिंक शायद शो हो रहा हो आपको, रिएक्ट है पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एंगुलर डाउन जा रहा है, jQuery तो काफ़ी डाउन जा रही है, ठीक है, पॉपुलैरिटी कम है इनकी। और अगर आप डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड में ग्राफिक्स वगैरह बनाने हैं, इस तरह के काम करने हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, तो फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, CSS के थ्रू भी आप मीडिया क्वेरीज के थ्रू रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं वेबसाइट को। ये तो था फ्रंट एंड। बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, आप Express.js, Node.js ये यूज़ कर रहे हो बेशक, ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए। डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हो आप, मोंगो, पोस्टग्रेट, ठीक है। और जिसको ये सारी स्किल्स आती हैं, फ्रंट एंड की भी, बैक एंड की भी, और ये बेसिक स्किल्स भी आती हैं, उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये आपने याद रखनी है टर्म, ठीक है। ऐसा डेवलपर जो कि फ्रंट एंड भी जानता हो, बैक एंड भी जानता हो, और बेसिक स्किल्स भी हैं उसके पास, वो फुल स्टैक डेवलपर होता है, और उसकी बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा। अब कैरियर के हवाले से कि क्या क्या हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, कोई बैक एंड डेवलपर सिर्फ हो सकता है, कोई सिर्फ वेब डेवलपर हो सकता है, कोई फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है, कोई मोबाइल डेवलपर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। और ये सारी जॉब्स वो कर सकता है। और टाइप ऑफ वर्क इस तरह का हो सकता है, स्टार्टअप किसी का हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या कोई किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। ये ना मैंने नीचे लिंक भी दिए हैं, ये भी अब लाजमी देखें, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। एंड उसके बाद है पॉपुलैरिटी, आई होप यहाँ नज़र आ रहा हो। 2014 से 2019 तक जावास्क्रिप्ट टॉप पे सबसे, इसकी लाइन देखें सीधी जा रही है, ठीक है। पाइथन जो है पहले कम थी, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है और 2019 में ज़्यादा पॉपुलर हो गई।
जावा जो है 2018 तक तो पॉपुलर थी, बाद में डाउन हो गई। PHP जो है 2014 में अप थी, बाद में एक स्ट्रेट ही लाइन रही है, ठीक है, कमी आई है, लेकिन फिर भी 4th नंबर पे है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है सबसे पॉपुलर है इस वक्त, हाईली डिमांडेड लैंग्वेज है ये। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू फ्रेमवर्क्स में आप काम कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने लिंक भी दिया है, इसमें आप ट्रेंड्स वगैरह देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ट्रेंड, डेवलपर्स कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा कोई न्यू लैंग्वेजेस अबव जा रही है, ठीक है। सो काफ़ी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू वेब टेक्नोलॉजीज़ का, कि क्या क्या होती हैं और क्या क्या आपको सीखना चाहिए और पता होना चाहिए इन चीज़ों का।